हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन सीरीज के लगभग 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो है एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन सीरीज 3 है। इसमें भी 15 क्वेश्चन हैं आपके सामने। और इन 15 क्वेश्चन में आज जो क्वेश्चन हैं आपके सामने, ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है। ये या तो इजी में रखे जाएंगे या तो मॉडरेट में रखे जाएंगे। टफ इसमें से कोई भी नहीं है, आराम से आप लोग कर लेंगे। अगर आप लोगों ने दोनों लेक्चर इससे पहले वाले देखे हुए हैं, सीरीज 1 के और सीरीज 2 के, तो आराम से आप एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन सीरीज 3 को आराम से आप कर लेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगी वो आपकी पढ़ी हुई रहेंगी। जो नहीं पढ़ा हुआ रहेगा वो मैं आप लोगों से आगे डिस्कस करता रहूँगा। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी सीरीज 3 को। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब नॉट करेक्ट आपको देखना है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो सही है पूछा है कि सही नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो कभी भी पेपर में अगर आपके सामने आता है, तो अगर ऑनलाइन पेपर आप दे रहे हो तो उसको दिमाग में रख करके चलना है। अगर आप ऑफलाइन पेपर दे रहे हो तो उसमें जहां पर भी आपके ऑफलाइन क्वेश्चन रहते हैं वहां पर नहीं को क्या करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे आप आगे का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं वाले को हमें देखना है, क्योंकि गलती से क्या होता है, सही वाले पर टिक लग जाता है। चलिए ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ रेखा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको देखना है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः 180 डिग्री पर आधारित होती है। इंटरनेशनल डेट लाइन इज मोस्टली बेस्ड ऑन 180 डिग्री। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के ठीक दोनों ओर स्थान के बीच समयांतर, मतलब समय में अंतर, लगभग एक दिन का है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस एग्जैक्टली ऑन द आइदर साइड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल अबाउट 1 डे। ऑप्शन सी क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर एक दिन का समयांतर पृथ्वी के आयनांत आयनांत अक्ष के कारण होता है। द डिफरेंस ऑफ 1 डे ऑन आइदर साइड ऑफ इंटरनेशनल डेटलाइन इज ड्यू टू अर्थ सोलेस्टिस एक्सिस। ऑप्शन डी क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। द इंटरनेशनल डेटलाइन पासेस मोस्टली थ्रू पैसिफिक ओशन। ठीक है। अब पहले सबसे पहले पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं हम, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः 180 डिग्री पर आधारित है। अब ध्यान से देखिए इसको। देखिए, ये जो है आपकी, ये 0 डिग्री है, फिर यहाँ पर 15 है, फिर 30 है, 45 है, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 65 और 180। ठीक उसी तरीके से इधर आएंगे। 15, 30, 45, 60, 75 और ऐसे करते करते इधर 90, 105, 120, 135, 180 और 165 है। फिर ये 165 बाद 180 आ गया। अब ये क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक है आपकी ये 0 डिग्री वाली लाइन, और एक है आपकी ये 180 डिग्री वाली लाइन। ये जो 0 डिग्री वाली लाइन होता है इसको बोला जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन। और ये जो आपकी 180 डिग्री वाली है इसको बोला जाता है इंटरनेशनल डेट लाइन, आइडियल बोला जाता है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये प्राइम मेरिडियन हिंदी में होता है प्रधान या मुत्तर, और ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है। अब जैसे समझिए, आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का फ्रंट साइड है, और इसी के पीछे पृथ्वी का बैक साइड है। तो पृथ्वी के फ्रंट साइड में 0 डिग्री है, और ठीक इसी के उल्टे वाले साइड में यहाँ पर 180 डिग्री है। ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, पृथ्वी पर दो तरह की इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक होती है आपकी हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बोला जाता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, या फिर इसको बोला जाता है अक्षांश। हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षांश। और जो ये खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं, जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, या फिर इसी को बोला जाता है देशांतर। देशांतर। ठीक है। अब इन दोनों का क्या यूज है?
जब आप लैटिट्यूड की बात करते हो तो ये दिखाता है आपके तापमान को ये दिखा देता है तापमान। जैसे सूर्य परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, सूर्य जो लंबवत होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 23 1/2 डिग्री नॉर्थ और 23 1/2 डिग्री साउथ पर होता है। ये नॉर्थ है और ये क्या है, साउथ है। अगर इन बीच में परपेंडिकुलर हो रहा है तो ये वाला क्षेत्र कैसा होगा, गर्म होगा। तो गर्म होता है इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। फिर उसके बाद ऊपर की तरफ आते हैं तो 66 1/2 डिग्री। सूर्य यहाँ पर लंबवत नहीं होता है पर यहाँ तक पहुंचता है, जिस वजह से यहाँ पर जब पहुंचेगा कर्क रेखा पर पहुंचता है तो यहाँ पर गर्म देता है, इसलिए ये हो जाता है उष्ण। लेकिन जब ये आपके मकर रेखा पर पहुंच जाता है तो ये हो जाता है शीत, बहुत ज्यादा दूर हो जाता है। इन दोनों को मिला के बोला जाता है शीतोष्ण, या फिर बोलेंगे इसको टेम्परेट जोन। अब 66 1/2 डिग्री के ऊपर अगर आप देखते हो तो सूर्य बहुत दूर होता है और सूर्य यहाँ पर कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होता है। तो 66 1/2 डिग्री के ऊपर जो होता है वो बिल्कुल ठंडा क्षेत्र होता है, इसको बोलते हैं फ्रिजिड जोन या फिर शीत कटिबंध। ठीक है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी को दो हिस्सों में जो डिवाइड करती है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, वो है विषुवत रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा या फिर क्या बोला जाता है, भूमध्य। भूमध्य का मतलब क्या हो गया, भू के मध्य में, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है इक्वेटर। अब इसके ऊपर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और इसके होता है साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर की अगर आप बात करते हो, उत्तरी गोलार्ध की अगर बात करते हो, तो यहाँ पर पहले बनता है ट्रॉपिकल, फिर बनता है टेम्परेट और फिर बनता है फ्रिजिड। उसी तरीके से जब आप दक्षिण में चले जाते हो तो यहाँ पर बनता है ट्रॉपिकल, फिर बनता है टेम्परेट या फिर बनता है फ्रिजिड। तो सीक्वेंस क्या होता है, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो पहले आएगा उष्ण कटिबंध, फिर आएगा शीतोष्ण कटिबंध, फिर आएगा शीत कटिबंध। नीचे की तरफ आओगे तो पहले आएगा आपका उष्ण कटिबंध, फिर क्या आएगा शीतोष्ण कटिबंध और फिर क्या आता है शीत कटिबंध। ये जो डिवीजन होता है ये किसके आधार पर होता है, ये आधार है आपका लैटिट्यूड। तो ये जो कर्क रेखा है, ये जो मकर रेखा है, ये जो विषुवत रेखा है, ये सब किसके अंदर आती हैं, लैटिट्यूड के अंदर आती हैं। तो ये दिखाता है आपके तापमान के वितरण को, कि सूर्य जहां पर परपेंडिकुलर होगा वहां पर तापमान ज्यादा, सूर्य जहां पर दूर होगा वहां पर ठंडा, सूर्य जहां पर बहुत ज्यादा दूर होगा वहां पर बिल्कुल बर्फीला हो जाता है। ये तो हो गया लैटिट्यूड का कंसेप्ट। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड। ये हमारा है जो क्वेश्चन है वो लॉन्गिट्यूड पर बेस्ड है। लॉन्गिट्यूड जो होता है वो दिखाता है, ये डिवाइड करता है पृथ्वी को, जैसे ये डिवाइड किया था नॉर्थ और साउथ में, ये डिवाइड करता है आपके ईस्ट और वेस्ट में। ये किस में डिवाइड करेगा, जो आपका प्रधान याम उत्तर होता है, जो 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री यहाँ पर इक्वेटर था, वैसे ये 0 डिग्री क्या है आपका, 0 डिग्री क्या है आपका लैटिट्यूड है। ये 0 डिग्री क्या है आपका लॉन्गिट्यूड है। जैसे 0 डिग्री लैटिट्यूड को आपने क्या बोला था, इक्वेटर, वैसे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आपने क्या बोला, प्रधान याम उत्तर या फिर क्या बोला, प्राइम मेरिडियन बोला। ये जो है ये डिवाइड करता है पृथ्वी को ईस्ट और वेस्ट में। ये किस में डिवाइड किया था, नॉर्थ और साउथ में। ये डिवाइड करता है ईस्ट और वेस्ट में। अब देखिए पृथ्वी का मूवमेंट कैसे कैसे है, पृथ्वी ऐसे मूव कर रही है, इधर से इधर, मतलब वेस्ट से ईस्ट मूव कर रही है। तो इसी वजह से सबसे पहले सूर्य कहां पर राइज होता है, ईस्ट में, और सबसे आखिरी में कहां पर राइज होगा, वेस्ट में। मतलब आप ये कहेंगे कि प्राइम मेरिडियन के आगे जितने भी हैं वहां पर सूर्य पहले आ गया, सूर्य पहले उग गया है। और प्राइम मेरिडियन के जब आप इधर जाएंगे तो सूर्य यहां से बाद में उगेगा। इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। तो प्राइम मेरिडियन अगर 0 डिग्री है तो इसके इधर वाली चीज को, इधर वाला जो जितना भी टाइम होगा वो प्लस में जाएगा, और इधर वाला जितना भी टाइम होगा वो माइनस में जाएगा। ये तो अभी मैं फ्रंट साइड वाले की बात बता रहा हूँ, अभी बैक साइड पे जाएंगे हम। तो यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर क्या है आपका, वेस्ट है। अब देखिए बाबू ध्यान से, तो ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। इधर वाले समय में क्या हुआ, जैसे सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर है आपका जापान, ये क्या हो गया आपका जापान। ये वाला क्षेत्र अगर आप देखिएगा तो ये रशिया का क्षेत्र है, ये पूरा रशिया का क्षेत्र है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर आपका इंडिया है, ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये इंडोनेशिया है। अब इस हिसाब से देखिएगा तो सबसे पहले कहाँ पर सूर्य उदय होगा, तो सूर्य सबसे पहले उदय होता है कहाँ पर, आपके जापान में। जापान के बाद फिर कहाँ पर आएगा, चाइना में। फिर कहाँ पर आएगा, आपके कजाकिस्तान में। फिर कहाँ पर आएगा, आपके इधर आपके फिर कजाकिस्तान की जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंडिया, फिर पाकिस्तान। तो इधर आपका सूर्य उगते चले जा रहा है। मतलब ऐसे समझिए, भारत में सूर्य पहले उग रहा है और पाकिस्तान में सूर्य बाद में उग रहा है। तो भारत के भी तो दो छोर हैं। अगर भारत को देखिएगा तो इधर आपका पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश और इधर पड़ेगा आपका गुजरात। तो अगर आप देखिएगा भारत और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में, तो सबसे पहले कहाँ पर उगा है सूर्य, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद कहाँ पर उगेगा, गुजरात में। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपके लगभग 30 डिग्री का।
30 डिग्री का मतलब क्या होता है, लास्ट लेक्चर में याद करिए मैंने आपको सिखाया था, 1 डिग्री मतलब कितना होता है 4 मिनट। 1 डिग्री का मतलब कितना होता है 4 मिनट। कैसे निकाला था वो 360 डिग्री, 24 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना डिग्री 15 डिग्री। तो 15 एक घंटे में 15 डिग्री, तो 1 घंटे को आपने किया था 60 मिनट। तो 15 डिग्री मतलब कितने, 15 डिग्री कितने में घूम रहा है 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री 4 मिनट। तो 1 डिग्री में, 1 डिग्री कितने कितने मिनट में घूमेगा 4 मिनट में। तो अगर इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो लगभग कितने की दूरी बैठ रही है आपकी, 30 डिग्री की। 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया, 1 डिग्री 4 मिनट में, तो 30 डिग्री कितने मिनट में 120 मिनट में। 120 मिनट का मतलब कितना घंटा हो गया 2 घंटे में, मतलब 2 घंटे पहले सूर्य उदय हो जा रहा है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, और 2 घंटे बाद सूर्य उदय हो रहा है कहाँ पर, गुजरात में। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, इसीलिए हम बीच में एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ले लेते हैं आईएसटी, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। ठीक है बात, 82.5 डिग्री ईस्ट होता है। अगर आप अब ध्यान समझिए, 82.5 डिग्री ईस्ट ले लिया। अब चाहे गुजरात हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, सबकी जो क्लॉक होगी वो कितने पर सेट होती है, 82.5 डिग्री ईस्ट पर सेट होती है। तो सबका टाइमलाइन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। वैसे है नहीं, है नहीं है अब ऐसे देखिएगा, तो ये वाला जो है अरुणाचल प्रदेश में पहले उग चुका है सूरज, उसके बाद उग रहा है कहाँ पर, ये 82.5 डिग्री ईस्ट में, और इसके बाद उगेगा कहाँ पर, आपके गुजरात में। पर जब सबका टाइम सेट रहता है तो सेंटर में कोई भी कानून पारित होता है, या फिर कोई भी चीज, कोई भी एक्ट, कोई भी, अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी आदेश दिया, तो उसमें टाइम लिखा रहता है विद इफेक्ट फ्रॉम, डेट लिखा रहेगा और टाइम लिखा रहेगा। तो उसी डेट से, उसी टाइम से क्या होगा, सारी चीजें पूरे भारत में एप्लीकेबल हो जाती हैं। वहीं पर अगर आप रशिया को देखिएगा तो कितने सारे आपके टाइम जोन यहाँ पर मिल रहे हैं। रशिया का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, रशिया की दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि देखिए बहुत बड़ा है। तो अगर मान लीजिए आप यहाँ पर, यहाँ से आपने यहाँ से आपने यात्रा शुरू की, तो एक बार आपको यहाँ पर टाइम जोन बदलना पड़ेगा, घड़ी को सेट करना पड़ेगा, फिर एक बार यहाँ पर घड़ी को सेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रांस साइबेरियन रेलवे चलती है, तो अगर आप इससे गुजर रहे हैं यहाँ पर, तो कितने बार आपको टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा, कई बार चेंज करना पड़ेगा, अपनी घड़ी को सेट करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो भारत में इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक टाइम जोन लिया गया है, एक एक आपका ले लिया गया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट ले लिया गया है। अब जरा इसको हम कैलकुलेट करते हैं 0 डिग्री के हिसाब से, देखते हैं क्या आता है। अभी आइडियल पर आता हूं मैं। देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, आईएसटी कितना है, तो आप बोलेंगे 82.5 डिग्री ईस्ट है। 82.5 डिग्री ईस्ट है। अब 82.5 डिग्री घूमने में सूर्य को कितना समय लगा होगा, तो 1 डिग्री घूमने में कितना लगा था 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री घूमने में कितना लगा होगा, पहले 82 डिग्री का निकाले, 82 डिग्री घूमने में कितना लगा होगा, 8 32। ठीक है बात, 82 डिग्री घूमने कितना लगा होगा, 338 मिनट। ठीक है, अच्छा अब आधा डिग्री घूमने में कितना लगा होगा, आधा डिग्री घूमने में कितना लगा होगा, तो आप बोलेंगे आधा डिग्री घूमने में कितना लगा होगा, 2 मिनट। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाता है 330 मिनट। मतलब 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगा था, 330 मिनट। अब देखिए, 330 मिनट अगर घूमने में समय लग रहा है, तो 330 मिनट का कितना हो गया, 5.5 घंटे। 5.5 घंटे इतना हुआ, जैसे 300 घंटे का मतलब कितना हो गया, इसको डिवाइड कर दिए 6 से, तो कितना आ गया आपका 5, 60 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 5, और 30 का मतलब कितना हो गया आधा, 30 का मतलब कितना हो गया आधा घंटा। तो 30 मतलब हो गया आधा घंटा, तो ये हो गया 5.5 घंटे। ठीक है, अब देखिए, तो 5.5 घंटे घूमने में किसके हिसाब से, किसके हिसाब से देखिए, पृथ्वी की आईएसटी ये है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री इसी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, अब 82.5 डिग्री से आगे घूमेगा 83 84 85 86, या फिर सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, 82 से घूमेगा कहाँ पर आपका 70, फिर 75, फिर 60 45 30 15, और यहाँ पहुंचेगा 0 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, इसको 82.5 डिग्री का एंगल इसको तय करना पड़ा, पृथ्वी को कितना एंगल तय करना पड़ा, 82.5 डिग्री। मतलब टोटल समय यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना लगा, 5.5 घंटा। तो हम जो भी टाइम कैलकुलेट करते हैं वो कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इसी प्राइम मेरिडियन से। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम बोला जाता है। ग्रीनविच कहाँ पर है, तो ये देखिए यूनाइटेड किंगडम है यहाँ पर, यहीं पर है लंदन, लंदन में ऑब्जर्वेटरी है ग्रीनविच, यहीं से ये प्राइम मेरिडियन पास होती है, इसलिए इसको बोलते हैं जीएमटी या फिर ग्रीनविच मीन टाइम। तो आप अपने घड़ी में अगर टाइम सेट करते होगे तो कितना आता होगा, जीएमटी प्लस 5.5 घंटा। 5.5 घंटा क्यों बोला गया 5.5 घंटा, क्योंकि इधर सूर्य पहले उग चुका है तो यहां पर क्या होगा प्लस, इधर सूर्य बाद में उग रहा है तो यहां पर क्या होगा, माइनस होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इधर सूर्य पहले उग रहा है तो इसको क्या लिखा होगा, प्लस, इधर सूर्य बाद में उग रहा है तो इसे क्या लिखा होगा, माइनस। मतलब अगर मैं 82.5 डिग्री ईस्ट पर रहता हूं यहां पर, तो प्लस 5.5 घंटा होगा, लेकिन वहीं पर अगर 82.5 डिग्री वेस्ट चला जाता हूं मैं, तो क्या होगा, -5.5 घंटा हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? माइनस 5.5 घंटा हो जाएगा। समझे बात को कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो जीएमटी से इंडिया तक आने में कितने डिग्री को तय करना पड़ेगा? 82, 82.5 डिग्री ईस्ट पर आना पड़ेगा। इंडिया तक आना 82.5 डिग्री ईस्ट पर आना पड़ेगा। समय कितना लगा है? 5.5 घंटा। समय कितना लगा है? 5.5 घंटा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। भारत को लेकर समझा दिया है। अब ये तो हो गई इधर की बात। अब इधर ईस्ट है और इधर क्या है? वेस्ट है। मान लेते हैं कि यहां पर शुरू हो गया। आज कौन सी तारीख मान ले? आज कौन सी तारीख है? 17 मई। ठीक है, अब देखिए, यहां पर मान लेते हैं 17 मई है। यहां पर कौन सी तारीख है? 17 मई है। अब यहां पर सूर्य उदय हो चुका है। अब 17 मई, 17 मई, 17 मई, 17 मई, 17 मई ये चल रहा है। सूरज इधर चल रहा है, सूरज इधर चल रहा है। अब सूरज इधर से घूम करके फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, अलास्का होते हुए यहां पर आएगा। तो यहां पर कौन सी तारीख होगी? 17 मई। लेकिन सूर्य जब यहां पर उगेगा तो यहां पर तारीख कौन सी हो जाएगी? 18 मई। कौन सी तारीख हो जाएगी? 18 मई। तो मतलब अगर आप इस इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करते हो, इस तरफ आते हो, तो एक दिन का क्या होता है आपको? लॉस होता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इधर आ जाते हो तो एक दिन का क्या हो जाता है आपको? गेन हो जाता है। एक दिन का क्या होता है? गेन हो जाता है। तो मतलब अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हो और किधर जाते हो? अगर आप अमेरिका की तरफ जाते हो तो आपको एक दिन का क्या होगा? लॉस होगा। लेकिन वहीं पर अगर आप रशिया की तरफ आते हो तो आपको एक दिन का क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। अब सुनिए, मान लीजिए किसी ने 31 दिसंबर की रात को यहां पर सेलिब्रेट कर लिया है। 31 दिसंबर न्यू ईयर यहां पर मना लिया है उसने। अब अगर यहां पर न्यू ईयर मना लिया है, अगर उसे दोबारा न्यू ईयर मनाना पड़ेगा तो उसको बस क्या करना पड़ेगा? इंटरनेशनल डेडलाइन को क्रॉस करना पड़ेगा। दोबारा वो क्या करेगा? न्यू ईयर मना सकता है। क्योंकि 31 दिसंबर यहां पर बीत करके क्या लग चुका है? 1 जनवरी लग चुका है। अब यहां पर आएगा तो अभी भी क्या चल रहा है? यहां पर 31 दिसंबर चल रहा है। एक दिन का इधर क्या हो जाएगा? लॉस। और एक दिन का इधर क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। गेन क्यों होता है? क्योंकि सूर्य सबसे पहले यहां पर उगेगा और सबसे आखिरी में कहां पर उगता है? यहां पर। तो यहां पर दूसरी डेट लग गई, परंतु यहां पर अभी पुरानी वाली डेट चल रही है। तो इंटरनेशनल डेटलाइन ये करती है। समझ में आ गई बात? तो आप कह सकते हो कि एक टाइम ट्रेवल हो रहा है। क्या हो रहा है? टाइम ट्रेवल कह सकते हो इसको। अगर एक दिन का लॉस करना है तो ये कर दिए, एक दिन का गेन करना है तो ये कर दीजिए। समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? चलिए इधर देखते हैं हम। तो पहला ऑप्शन क्या? अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः 100 डिग्री, 180 डिग्री पर आधारित है। बहुत बढ़िया बात हो गई। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पर ही आधारित होती है। ये देखिए 180 डिग्री है। ठीक है बात, 180 डिग्री पर ही आधारित होती है। लेकिन ये मुड़ी तुड़ी है। क्यों मुड़ी तुड़ी है? समझिए बात को। क्योंकि अगर किसी देश से इसे गुजार दिया जाएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर एक आपका एल्यूशन आइलैंड्स हैं, तो अगर यहाँ से गुजार दिया जाएगा तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई लोग निवास कर रहे हैं, कोई लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। उन्हीं उन्हीं के एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में दो टाइम चलेंगे, दो डेट चलेंगे। एक तरफ हो रहा है आपका 17 मई, एक तरफ हो रहा है आपका 18 मई। एक तरफ हो रहा है आपका 31 दिसंबर, एक तरफ हो रहा है आपका 1 जनवरी। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझ रहे हैं? इसलिए ये तय किया गया कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन होगी उसको ज्यादातर हम पानी से गुजारेंगे। और पानी से ही ये गई हुई है। ये पैसिफिक ओशन में ही लाई करता है, लैंड पर नहीं जाता है। तो यहाँ पर एल्यूशन आइलैंड देख लेंगे। एल्यूशन आइलैंड के बाद यहाँ पर किरिबाती आप देखेंगे। फिर किरिबाती के बाद यहाँ पर टोंगा देखेंगे। फिर सामोआ देखेंगे। टोंगा हो गया, यहाँ पर सामोआ आइलैंड हो जाते हैं। ठीक है बात। फिर यहाँ पर देखेंगे ये फिजी आइलैंड है। यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा। एटलस जब आप खोलेंगे तो वहां पर पैसिफिक ओशन खोलिएगा, या फिर ओशिनिया आइलैंड वाले, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले ग्रुप को खोलिएगा, तो वहां पर ये सारे आपको पैसिफिक ओशन के आपको सारे देश दिख जाएंगे। जिसमें ऑस्ट्रेलिया होगा, न्यूजीलैंड होगा, माइक्रोनेशिया होगा, मेलानेशिया होगा, पॉलिनेशिया होगा। तो इसमें आपको ये सारे द्वीप दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर किरिबाती मिलेगा, यहाँ पर आपको टोंगा मिल जाएगा, यहाँ पर सामोआ मिल जाएगा, यहाँ पर फिजी मिल जाएगा। तो यहाँ से होकर के ये गुजरती है। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए, तो पहला ऑप्शन इसका जो है वो बिल्कुल सही है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः किस पर लाई करती है? आपकी 180 डिग्री पर लाई करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है। हमें हमें क्या देखना था? नहीं देखना था। ठीक। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के ठीक दोनों स्थानों के बीच समयांतर लगभग एक दिन का है। बिल्कुल सही बात है। ये मैंने आपको सिखा दिया है। एक तरफ इधर आइएगा तो एक दिन क्या होगा? आपको गेन हो जाएगा। इधर जाइएगा तो एक दिन का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। कितने दिन का? एक दिन का ही होता है। तो समयांतर कितने का आता है? एक दिन का आता है। ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है बात। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर एक दिन का समयांतर पृथ्वी के आयनांत नहीं, आयनांत, आयनांत की वजह से आपके आयनांत क्या है? आपके
सॉलिस्टिस मैंने आपको बताया था, ये होता है विषुव। और जब आपके कर्क रेखा या फिर मकर रेखा पर आपका सूर्य लंबत होता है तो इसको बोला था आयनान। तो ये जो वाली जो लाइंस होती हैं ये डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पर। ये किसको दिखाती हैं? टेम्परेचर को, ना कि डेट्स को, ना कि टाइम को। समझे बात को कि नहीं समझे? जो लैटिट्यूड होता है, जो लैटिट्यूड है वो दिखाता है आपके टेम्परेचर को। जो लॉन्गिट्यूड है, जो लॉन्गिट्यूड है वो दिखाता है टाइम और डेट को। समझे बात को? तो ये ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से हमसे हमारा जो आंसर सही निकलना था वो आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। परंतु तीसरे वाले को भी देख लेते हैं, चौथे वाले को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अधिकांशतः प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ये मैंने आपको बता दिया। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो होती है अधिकांशतः किससे गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन करवा देता हूं। जैसे 82.5 डिग्री के हिसाब से आपने देखा था, हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो। 82.5 डिग्री वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मैं मान लेता हूं, ऐसे मान लेता हूं, ये है आपका 0 डिग्री। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं 30 डिग्री ईस्ट का समय निकाले, अगर 0 डिग्री पर 12 PM हो रहा है, कितना हो रहा है? 12 PM हो रहा है। तो 30 डिग्री ईस्ट का समय निकालिए और 30 डिग्री वेस्ट का समय निकालिए। तो क्या करेंगे? देखिए, 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगा था? 4 मिनट। तो 30 डिग्री घूमने में कितना लगेगा? 120 मिनट। 120 मिनट मतलब कितना घंटा? 120 मतलब कितना घंटा? तो आप बोलेंगे 2 घंटा। अब 2 घंटा क्या, अगर आप इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा और इधर आएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। जैसे अगर 0 डिग्री या फिर जीएमटी पर अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 30 डिग्री ईस्ट में क्या हो रहा होगा? तो दोपहर के 2 बजेंगे। दोपहर के क्या होंगे? 2 बजेंगे। वहीं पर 30 डिग्री वेस्ट में क्या हो रहा होगा? यहाँ पर दोपहर के 12 बज चुके हैं, यहाँ पर नून है। यहाँ पर क्या हो गया? अभी 10 बज रहे हैं, 10 AM हो रहा है। समझ में आ गई बात? यहां पर 2 घंटा आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, यहां पर 2 घंटा क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। उसी तरीके से अगर मैं 60 डिग्री वेस्ट ले लेता हूं और 60 डिग्री में क्या लेता हूं? ईस्ट ले लेता हूं, तब क्या होगा? जैसे यहां पर चलने में भी 2 आवर, यहां पर चलने में कितना लगेगा? 2 आवर। ऐसे निकाल, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 60 डिग्री में कितना चलेगा? 240। 240 का मतलब कितना हो गया? 4 घंटे। 240 का मतलब कितना हो गया? 4 घंटे। तो 4 घंटे क्या, 4 घंटे इधर आने पर क्या होगा? ऐड होगा। और 4 घंटे इधर जाने पर क्या होगा? माइनस होगा। 4 घंटे इधर जाने पर अगर एड ऑन हो रहा है तो अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा? शाम के 4 बज रहे होंगे, 4 PM हो रहा होगा। और यहाँ पर क्या हो रहा होगा? 60 डिग्री वेस्ट पे सवेरे के 8 बज रहे होंगे। सवेरे के क्या बज रहे होंगे? 8 बज रहे होंगे। इसी तरीके से निकाला जाता है। ये तो मैंने नॉर्मल नॉर्मल लेके 60 डिग्री का, 30 डिग्री का लिया हुआ है। भारत का अगर निकालेंगे तो पहले 82 डिग्री का निकाल लीजिए, फिर आधा निकाले, दोनों को कर लेंगे तो 330 मिनट आ गया। इसको आवर में चेंज करेंगे तो 5.5 घंटा। अब उसी तरीके से अगर देखिए 82.5 डिग्री ईस्ट पर क्या हो रहा होगा? 82.5 डिग्री ईस्ट पर कौन सा समय हो रहा होगा अगर जीएमटी पर 12 बज रहे हैं तो आप बोलेंगे इधर से इधर आने में 5.5 घंटा क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। तो यहां पर शाम के क्या हो रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। शाम के क्या बज रहे होंगे? 5:30 बज रहे होंगे। और अगर इधर आएंगे तो क्या होगा? इधर आएंगे क्या होगा? तो क्या करिएगा? 5.5 घंटे यहां से माइनस कर लीजिएगा। ठीक है बात, चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, आई थिंक आपको प्राइम मेरिडियन वाला कंसेप्ट, प्राइम मेरिडियन का दूसरा नाम क्या है? जीएमटी, और दूसरा क्या है आपका? इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज ब्राइटेस्ट? निम्न में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक चमकदार है? इनमें से कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकता है? तो अब देखिए, तो ये तो बचपन में ही आपने याद किया होगा, सांझ का तारा, भोर का तारा, स्टार ऑफ डॉन, स्टार ऑफ डस्क किसको बोला जाता है? वीनस को। तो ये सीधे आंसर हो जाता है वीनस को। लेकिन समझिएगा आखिर ऐसा होता क्यों है। पहली बात तो अगर आप सूर्य से लोकेशन अगर देखिएगा, सूर्य के बाद आता है मरकरी, मरकरी के बाद वीनस आता है, वीनस के बाद अर्थ आता है, और फिर क्या आता है? मार्स, और फिर आता है आपका जुपिटर। और इसी अर्थ के चारों तरफ घूमता है आपका मून। तो अगर आप अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे सर्वाधिक चमकदार कौन सा है, तो सबसे पहले आता है सन, सन के बाद आता है आपका मून, मून के बाद आता है वीनस, और वीनस के बाद आता है जुपिटर। अब इस क्यों है मैं आपको समझा देता हूं। सूर्य बहुत बड़ा है, सूर्य बहुत बड़ा है, प्लस इससे ये तारा है, इससे अपनी ऊर्जा निकलती है, इसकी अपनी ऊष्मा होती है, इसकी अपनी लाइट होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा चमकदार दिखता है। पृथ्वी के सबसे नजदीक जो है वो है मून। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? मून। साइज में बहुत छोटा है परंतु नजदीक होने के कारण सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आती है वो रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर पड़ती है और ये सबसे ज्यादा चमकता है, तो ये दूसरे नंबर पर हो गया। तीसरा जो है वीनस,
ये नेबर है आपका वीनस, और इसका अगर आप व्यास देखेंगे, डायमीटर देखेंगे, तो अर्थ के ही समान होता है। इसे तीसरा सबसे चमकदार अगर पृथ्वी से देखिएगा तो कौन सा आता है? वीनस आता है। चौथा होना चाहिए किसको? मार्स को होना चाहिए, परंतु परंतु ये साइज में क्या है? छोटा है, और डिस्टेंस भी क्या है यहाँ पर ज्यादा है। और जुपिटर की अगर आप बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा ग्रह है, और सूर्य के बाद हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है आपका जुपिटर, इसलिए चौथे नंबर पर कौन सा आ जाता है? जुपिटर आ जाता है। साइज, ये साइज की वजह से होता है, ये नजदीक की वजह से होता है, मून भी नजदीक की वजह से होता है, और ये तो तारा है ही, ये तो क्या है? तारा है ही। लेकिन यहां पर प्लेनेट के बारे में पूछा है, तो मरकरी नहीं आता। मरकरी दूर है और प्लस साइज में क्या है? बहुत छोटा है। तो कौन सा सर्वाधिक चमकदार है? वो है वीनस। इसके पीछे कारण समझिए, सन का कारण समझ में आ गया, मून का कारण समझ में आ गया, जुपिटर का कारण समझ में आ गया, क्योंकि ये बड़ा है और दूसरा सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है, सबसे बड़ा हेवनली बॉडी है, इसलिए ये चमकता है। वीनस के कारण, वीनस में क्या है? वीनस में क्या है? वीनस के पास जो क्लाउड्स हैं, वीनस के जो बादल है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं, प्लस इसमें एसिडिक क्रिस्टल पाए जाते हैं, एसिडिक क्रिस्टल पाए जाते हैं। इस एसिडिक क्रिस्टल की वजह से जो वीनस है उसका एल्बिडो, एल्बिडो या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन, अभी आगे बताऊंगा, इसका क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है इसी के साथ अटैच करके। प्रत्यावर्तन, एल्बिडो या फिर प्रत्यावर्तन सबसे ज्यादा हो जाता है। एल्बिडो क्या है? मान लीजिए कोई भी सनलाइट आ रही थी, ये है आपकी इंसिडेंट रे और ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इन्हीं के रेशियो को, रिफ्लेक्टेड रे अपॉन इंसिडेंट रे के रेशियो को बोला जाता है एल्बिडो। क्या बोला जाता है? एल्बिडो। अब अगर रिफ्लेक्टेड रे की मात्रा ज्यादा होगी, सीधी सी बात है, तो रिफ्लेक्टेड रे अगर ज्यादा है तो प्रकाश बहुत ज्यादा वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां से उसका मतलब वहां से मुड़ जा रहा है, वापस चला जा रहा है, इस वजह से चमक उसकी बढ़ जाती है। तो ये जो आपकी वीनस के जो क्लाउड हैं वो H2SO4 या फिर एसडी क्रिस्टल के बने होते हैं, इसलिए इसका एल्बिडो क्या होता है? ज्यादा होता है। एल्बिडो ज्यादा होने की वजह से इसमें जो सूर्य की प्रकाश इसके ऊपर गिरती है वो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर मैं बोलूं इसका एल्बिडो लगभग है कितना, तो आप बोलेंगे 70% है। मतलब अगर 100% अगर लाइट गिर रही है तो उससे 70% क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है, इसलिए वीनस में सबसे ज्यादा चमक होती है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो सबसे ज्यादा चमकदार कौन सा है? वीनस है इन सब की तुलना में। वैसे अगर देखेंगे तो सन है, दूसरा कौन सा है? मून है, फिर उसका वीनस है, और फिर कौन सा है? जुपिटर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा ग्रह, ग्रह है ये, ग्रह नहीं है, ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? विच प्लेनेट एमिट्स ग्रीन लाइट? तो यहां पर आपके एमिट्स का मतलब होता है वो देखने में किस रंग का दिखता है। तो अब सुनिए, ग्रीन लाइट के जो प्लेनेट है, एक करके मैं लिखवा देता हूँ। जैसे जुपिटर का अगर आप कलर देखेंगे तो जुपिटर पे अलग अलग रंग के क्लाउड्स मिलते हैं, अलग अलग रेखीय क्लाउड्स होते हैं। आप गूगल पर इमेज डालेंगे या फिर पुराने वीडियोस अगर आप देखेंगे तो गूगल उस पर क्या कहते हैं, जुपिटर पर अलग अलग रंग के क्लाउड्स मिलते हैं। अब उनके जो कलर होते हैं या तो व्हाइट रंग के क्लाउड होंगे, या तो ऑरेंज रंग के क्लाउड होंगे, या फिर आपके ब्राउन कलर, ब्राउन रंग के क्लाउड होंगे, या तो रेड कलर के क्लाउड होंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो अलग अलग लेयर्स बन जाते हैं, अलग अलग उसके क्षेत्र बन जाते हैं। तो जुपिटर के बहुत सारे रंग होते हैं। वही वीनस की अगर आप बात करेंगे तो इसका रंग होता है लाइट येलो। वीनस का रंग कैसा होता है? येलो कलर का होता है। यूरेनस की अगर आप बात करते हैं तो ये ग्रीन कलर का होता है। यही हमारा आंसर है कि कौन सा ग्रीन लाइट एमिट करता है, मतलब जहां से ग्रीन प्रकाश आती है, तो उसका आंसर क्या है? यूरेनस। नेपच्यून, नेपच्यून का जो कलर होता है वो होता है ब्लू। वहीं पर अगर मैं मरकरी की बात करता हूं, मरकरी का जो कलर होता है वो होता है डार्क ग्रे, डार्क ग्रे। सैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो सैटर्न का कलर होता है येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन लेकर के होता है सैटर्न का कलर। वहीं पर अगर मैं मार्स की बात करता हूं तो मार्स को तो रेड प्लेनेट आप बोले ही हो, तो मार्स का कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। वहीं पर अर्थ की अगर बात करेंगे तो अर्थ पर सर्वाधिक मात्रा में पानी है, इसलिए जब आप स्पेस से देखते हैं तो किस रंग का दिखता है? ब्लू कलर का, तो इसको बोलते हैं ब्लू प्लेनेट। ठीक है बात, तो नेपच्यून भी ब्लू है और अर्थ भी क्या है? ब्लू है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। यूरेनस किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। वीनस किस कलर का होता है? लाइट येलो कलर का होता है। मरकरी कैसा है? डार्क ग्रे का है। सैटर्न कैसा है? येलोइश ब्राउन होता है। और मार्स कैसा होता है? रेड। मार्स किस कलर का है? रेड कलर का होता है। ठीक है बात। अब क्वेश्चन नंबर 34। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की अवधि के आधार पर निम्नलिखित ग्रहों का सही आरोही क्रम क्या है? द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज बेस्ड ऑन द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। अब देखिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो आप इससे पहले पढ़ चुके हो, आराम से बता सकते हो। जिसका ऑर्बिट जितना बड़ा होगा उसको उतना ज्यादा समय लेना पड़ेगा सूर्य का परिक्रमा करने में। तो अब कैसे होता है, यहां पर देखिए क्या है।
तो यहाँ पर आपका सूरज है, सूरज के बाद सबसे पहले कौन सा है, मरकरी, उसके बाद कौन सा है, वीनस, सॉरी यहाँ पर मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद अर्थ, और फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये है। फिर ये आपके ड्वार्फ प्लैनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, अर्थ। अर्थ असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना, कहाँ गया, असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहला आ जाएगा अर्थ, फिर आ जाएगा आपका मार्स, फिर कौन सा आ जाएगा, जुपिटर, और फिर आ जाएगा सैटर्न। ये तो अरेंज करके ही दे रखा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मतलब सबसे कम समय कौन लेगा, अर्थ, उससे ज्यादा समय कौन लेगा आपका मार्स, उससे ज्यादा समय कौन लेगा आपका, उससे ज्यादा समय लेगा जुपिटर, और उससे ज्यादा समय कौन लेगा आपका सैटर्न। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे कम समय अर्थ का और सबसे ज्यादा समय कौन सा है, सैटर्न का, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वैसे अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा समय कौन लेता है, वरुण लेता है। कौन लेता है, वरुण लेता है, या फिर आप बोलते हो कौन सा हो गया आपका, नेपच्यून। कौन सा हो गया, नेपच्यून हो गया। सबसे लास्ट में कौन सा, सबसे ज्यादा समय कौन लेगा सूर्य का चक्कर लगाने में, नेपच्यून, उससे कम यूरेनस, उससे कम सैटर्न, उससे कम जुपिटर, फिर मार्स, फिर अर्थ, फिर वीनस और मरकरी हो गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारे का रंग किस खगोलीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, तारे का रंग किस खगोलीय प्रवृत्ति को सूचक है। द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेटर ऑफ विच एस्ट्रोनॉमिकल ट्रेंड। तो ऑप्शन ए है सूर्य से दूरी, ऑप्शन बी है उसकी ज्योति का डिस्टेंस फ्रॉम सन, उसकी ज्योति का ऑफ हिज लाइट, ऑप्शन सी उसकी पृथ्वी की दूरी का इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, ऑप्शन डी उसके ताप का ऑफ इट्स टेम्परेचर। तो देखिए, जो सूर्य या फिर कोई भी तारा होगा, उसका जो रंग होता है ना, वो दिखाता है उसके तापमान को। किसको दिखाता है, उसके तापमान को, ऐसे समझेंगे। यहां पर देखिए, व्हाट आर स्टार डिफरेंट कलर, कलर फ्रॉम कूलेस्ट टू हॉटेस्ट कैसे होता है, रेड, येलो, व्हाइट और ब्लू। तो उल्टा हम शुरू करेंगे, ये तो कलर हॉट से कोल्ड से हॉट दिया है, तो याद करिए मैंने बताया रेड जाइंट वाला कंसेप्ट, सीरीज 2 में मैंने आपको सिखाया था फॉर्मेशन ऑफ स्टार। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टार में आपको बताया था स्टेलर नर्सरी, फिर बताया था प्रोटो स्टार, और फिर बताया था रेड रेड जाइंट या फिर लाल दानव। तो जब शुरुआत होती है तारे की, तो वो किस रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। उसका तापमान देखें, लगभग 25,000 केल्विन होता है तापमान। ये किसके, उसके सरफेस की बात हो रही है, उसके सरफेस की बात हो रही है। फिर व्हाइट की अगर बात करेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट होगा तो उसका तापमान क्या हो जाएगा, करीबन 7,000 केल्विन हो जाता है। फिर येलो कलर का हो जाता है 5,000 केल्विन। जो सूरज का तापमान मैंने आपको बताया 5500 से लेकर के 6,000 डिग्री सेल्सियस के लमसम मैंने आपको बताया था, तो येलो। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है आपका यंग स्टार, यंग स्टार। ये है आपका मैच्योर स्टार, मैच्योर स्टार। और ये जो है आपका, ये है ओल्ड स्टार, ओल्ड स्टार। इसको बोला जाता है आपका युवा तारा, इसको बोला जाता है प्रौढ़ तारा, और इसको बोला जाता है वृद्ध तारा। समझे बात को कि नहीं समझे। तो ये जो तारे का रंग होता है, वो किसको दिखाता है, उसके तापमान को। उसको किसको दिखाता है, उसके तापमान को। तो लाल रंग जो है वो सबसे ठंडा दिखाता है। उससे गर्म कौन सा होता है, येलो कलर। उससे गर्म कौन सा होता है, व्हाइट। और जो सबसे नया तारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन सबसे ज्यादा होगा, वो किस रंग का होगा, ब्लू रंग का होगा। और जिसमें हाइड्रोजन खत्म हो चुका है, जिसमें जिसका ईंधन खत्म हो चुका है, वो किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का होता है। तो यहां पर देखेंगे, तो यहां पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तारे का रंग किस खगोलीय प्रवृत्ति को दिखाता है, उसकी दूरी को, डिस्टेंस नहीं, उसके ज्योति को नहीं, उसके दूरी सूर्य से दूरी को नहीं, उसके किसको दिखाता है, ताप को। तो तारे का रंग किस चीज को दिखाता है, उसके ताप को दिखाता है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। ग्रह उस, ये तो बहुत आसान है, तो आप लोग कर लोगे। ग्रह उस विशाल आकाशीय पिंड को कहते हैं, प्लेनेट इज दैट यू सेलेस्टियल बॉडी कॉल्ड, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और उसमें स्वयं का अपना प्रकाश होता है। ये कौन सी बात होती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है। तो पहली बात तो ये गलत हो जाती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर ड्वार्फ प्लैनेट भी काटते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर कॉमेट भी काटते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर आपके एस्टेरॉइड भी काटते हैं। तो अकेले प्लैनेट नहीं काटता है, तो ये बिल्कुल सटीक नहीं है। और सबसे गलत बात क्या लिख दी है, उसका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। ये तो बिल्कुल गलत हो गया। जितने भी ग्रह होते हैं, वो अब उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो तारे के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। ऑप्शन बी, सूर्य के चारों ओर चक्कर काटता है और उसमें स्वयं का अपना प्रकाश नहीं होता। अब ये लाइन पूरी हो गई, अब ये लाइन क्या हो गई, पूरी हो गई। उसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वरन सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अपने धुरी पर घूमता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सूर्य भी अपने धुरी पर घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, मैंने आपको बताया था। सूर्य अपने एक्सिस पर क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर तो एस्टेरॉइड भी चलते हैं, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर अगर देखोगे तो कॉमेट भी चलते हैं। तो सब सारे के सारे जो है वो इलेप्टिकल ही है। तो पूरी तरीके से जो इसको डिफाइन कर रहा है आपके ऑप्शन में, वो कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर
बी है। तो थोड़ा सा देख करके पढ़ना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं था, बहुत सारी चीजें जो है मिलती जुलती रहती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। तो आराम से आप इसको देख करके या फिर समझ करके करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब कृष्ण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, मतलब ब्लैक होल थ्योरी को किसने दिया था ये मैं बता देता हूँ, ये दिया था यश चंद्रशेखर ने। अब ये चंद्रशेखर लिमिट वाले नहीं है, सॉरी ये चंद्रशेखर वो वही चंद्रशेखर लिमिट वाले हैं। अब देखिए पहले, अब ऑप्शन दिखाता हूँ, चंद्रशेखर लिमिट वाले ही हैं, सॉरी। अब यहाँ पर सीवी रमन साहब है, पहले इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। सीवी रमन जो है, इन्होंने रमन प्रवाह की खोज की थी, रमन इफेक्ट जिसको कहा जाता है, रमन इफेक्ट। ये किस पर डिपेंड है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर। ठीक है, और इसके लिए इनको 1900, इसकी खोज कब की थी इन्होंने? 1928 में की थी, याद कर लीजिएगा, इसकी खोज इन्होंने कब की थी? 1928 में। और इनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए 1930 में। और ये पहले एशियन थे जिन्हें साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। वैसे भारतीय मूल का अगर देखिएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं, भारतीय कौन हो जाते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। यहाँ पर साइंस के क्षेत्र में मिलने का सबसे पहला श्रेय किसको मिलता है? सीवी रमन साहब को मिलता है। होमी जहांगीर भाभा जी हैं, इनके बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप जानते ही हैं, भारत में एटॉमिक रिसर्च स्टेशन की बात करेंगे या फिर एटॉमिक जो रिसर्च की बात करते हैं, या फिर जो आपके मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अगर आप बात करते हो, तो उसकी नींव रखने, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अगर आप बात करते हो, नींव रखने का श्रेय किसको मिलता है? होमी जहांगीर बाबा जी को ही मिलता है। जवाहरलाल नेहरू साहब उस समय के प्रधानमंत्री थे, उनसे संपर्क करके वहां पर एक डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था जो कि सिर्फ एटॉमिक रिसर्च के ऊपर काम करेगा। तो होमी जहांगीर बाबा जी एटॉमिक क्षेत्र के हैं, एटॉमिक क्षेत्र के लिए। अच्छा, आपके लिए एक क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, या फिर ये कहाँ पर है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अब एस चंद्रशेखर जी के बारे में बात किए थे, तो मैंने बताया था कि ये चंद्रशेखर लिमिट वाले हैं। 1.44 मास ऑफ सन इन्होंने ही दिया था। ठीक है, बात 1.44 मास ऑफ सन, वही याद करिए, वाइट वाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल। तो ब्लैक होल या फिर ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताने वाले कौन है? एस चंद्रशेखर। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा हिमावृत ग्रह है विच इज एन आइस कवर्ड प्लेनेट? अब आइस कवर्ड प्लेनेट की अगर आप बात करते हैं, आइस कवर्ड प्लेनेट की बात करेंगे तो यहाँ पर उसके तापमान की स्केल दे रखी है। तो सबसे ठंडा जो है प्लूटो है, सॉरी प्लूटो, अब तुम प्लेनेट नहीं रह गए हो, तुम ड्वार्फ प्लेनेट हो गए हो, तो तुमको तो हटा ही देते हैं यहाँ से। अगर ग्रह पूछा जाए सबसे ज्यादा सबसे ठंडा कौन सा है? नेपच्यून। और इसी के लमसम क्या पड़ जाता है आपका? यूरेनस। उसके बाद इनसे गर्म कौन सा है? सैटर्न। उनसे गर्म कौन सा है? जुपिटर। उनसे गर्म कौन सा है आपका? मार्स। उसके गर्म गर्म कौन सा है? अर्थ। अब जैसे ही और ऊपर आते हैं तो सबसे मरकरी है, उसके बाद सबसे गर्म कौन सा है आपका? वीनस है। अब वीनस सबसे ज्यादा गर्म क्यों है? देखिए, मरकरी जो कि सूर्य के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसको सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए, परंतु मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इस वजह से जितनी भी किरण सूर्य की आती हैं, रात में उतनी किरण क्या होंगी? बाहर चली जाएंगी। तो मरकरी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, मरकरी का टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज, वीनस की अगर आप बात करते हो तो इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने क्लाउड्स बताया आपका, इसका किसका बना होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। और इसके जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है आपके? कार्बन डाइऑक्साइड कैसी कैसी गैस है आपकी? ग्रीन हाउस गैस है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है तो ग्रीन हाउस गैस का काम क्या होता है? जो भी हीट आ रही है, जो भी ऊर्जा आ रही है, उसको ट्रैप कर लेता है, ये बाहर जाने नहीं देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को क्या करता है? ट्रैप कर लेता है, उससे इसका तापमान निरंतर बढ़ता चला जाता है। तो ये सीक्वेंस अपने दिमाग में रखिएगा। वैसे तो दिमाग में आएगा कि मरकरी सबसे गर्म है, परंतु मरकरी पर एटमॉस्फेयर ही नहीं है, मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जिस वजह से जितनी देरी में वो गर्म होता है, जब ये घूम करके उल्टा जाएगा ना इस तरफ, तो जैसे ये घूम करके इस तरफ जाता है उतनी हीट क्या होती है? बाहर चली जाती है, ट्रैपिंग नहीं हो पाती है, रुक नहीं पाती हीट। तो इधर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, इधर टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे, अगर ड्यूरनल टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे तो सबसे ज्यादा किसका हो जाता है? मरकरी का हो जाता है। सबसे गर्म कौन सा है? वीनस, क्योंकि जितनी हीट आ रही है उतनी हीट यहाँ पर ट्रैप होकर के रह गई है। अर्थ, अर्थ जो है वो 100 से डिग्री से कम से आता है। मार्स अगर देखेंगे तो थोड़ा सा दूर होने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए,
अब कौन सा हिमावृत ग्रह है? अब हिमावृत ग्रह अगर देखेंगे हिम से ढका हुआ, तो यहां से शुरू करिए। देखिए, नेपच्यून हो गया, फिर यूरेनस हो गया, फिर सैटर्न हो गया। अब ये तीन तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, तो किसके साथ चले जाएंगे? देखिए, जुपिटर। किसके साथ चले जाएंगे? जुपिटर के साथ। देखिए, मार्स भी गर्म है, वीनस भी गर्म है, अर्थ भी गर्म है। तो कौन सा हो जाएगा आपका? जुपिटर। वीनस तो सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है, तो जुपिटर। जुपिटर का तापमान जरा देखिए कितना है। जुपिटर का तापमान जो है वो लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस और -200 डिग्री सेल्सियस के बीच में लाई करता है, या फिर आप बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका तापमान होता है। -200 डिग्री सेल्सियस सैटर्न है। फिर उसके बाद -300 डिग्री सेल्सियस के लमसम कौन है? यूरेनस और नेपच्यून लाई करते हैं, या फिर 200 डिग्री सेल्सियस के ऑन एवरेज हो जाता है इनका। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाता है आपका? जुपिटर हो जाता है। कौन सा? हिमावृत है, जो अब आपको क्लियर हो गया होगा। ये अब ज्यादा डिटेल में नहीं खींचूंगा इसको। देखिए, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी। ठीक है, ये मैं बता चुका आप लोगों को कल वाले ही, जो इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर था हमारा एस्ट्रोनॉमी सीरीज 2 का, उसी में सॉरी 1 वाला, जो पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उसी में मैंने बात किया था। 2 में नहीं है, पहले वाले में पहला क्वेश्चन ही था इसका। निम्न में कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी के मध्य की दूरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन क्या कहलाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो पहला क्या है आपका? प्रकाश वर्ष। दूसरा है लंबानिक सेकंड, या फिर इसको पैरेलैक्स सेकंड बोला जाता है, इसको बोलते हैं लाइट ईयर। फिर दूसरा है खगोलीय इकाई, और यहाँ पर आपका डी है, ये है ए, यहाँ पर आपका डी है एंगस्ट्रॉम। ठीक है, बात ए है, बी है, सी है, और ये क्या है आपका? डी है, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो देखिए, लाइट ईयर क्या होता है? मैंने आपको बताया था, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की हुई दूरी को क्या बोला जाता है? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। ये किसके लिए होता है? ये होता है सोलर सिस्टम के लिए। सोलर सिस्टम के लिए अगर आप हमारे सोलर सिस्टम की डिस्टेंस को देखना चाहेंगे, तो मैंने आपको बताया था 2 लाइट ईयर अगर आप करते हो तो अपने सोलर सिस्टम को पार कर लेते हो पूरा का पूरा, ऑट क्लाउड क्यूपर बेल्ट। तो वो 2 लाइट ईयर के आसपास पड़ते हैं, उसके आगे आप बढ़ जाते हो। ठीक है, अब ये पैरेलल सेकंड क्या होता है? ये कुछ और नहीं है भैया, ये पारसेक है। यही पैरेलल सेकंड होता है। पैरेलल सेकंड या फिर पारसेक बोला जाता है, जो कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी इकाई होती है, और इसकी वैल्यू होती है 3.3 लाइट ईयर। 3.3 क्या होती है? लाइट ईयर हो जाती है। तो लाइट ईयर हो गया किसके दूरी को देखने के लिए? सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम से भी आगे जाना होता है, और अगर प्रकाश वर्ष भी छोटा छोटा पड़ जाता है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? पारसेक का यूज करते हैं। अब जो ऑप्शन डी है एंगस्ट्रॉम जो होता है, ये कई बार पेपर में पूछा, फिजिक्स वाला जिसमें आता है। एंगस्ट्रॉम हम किसके लिए यूज करते हैं? एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किस चीज के लिए होता है? एंगस्ट्रॉम का प्रयोग होता है बेसिकली वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट को मापने के लिए। वेवलेंथ ऑफ लाइट जो होती है, जो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, उसका मापन हम किस पे करते हैं? एंगस्ट्रॉम में करते हैं। जो एटम्स होते हैं, जो एटम्स का साइज होता है वो एंगस्ट्रॉम में होता है। जो आपका एटम होता है, जो परमाणु होता है, उसका साइज किस में होता है? एंगस्ट्रॉम में होता है। जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज फर्मी में होता है, उसका किस में होता है? फर्मी में होता है। तो अगर आपसे पूछे वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन, तो आप बोलेंगे एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होती है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना हो गया? 10⁻⁻10 मीटर। न्यूक्लियस के लिए मैंने क्या बोला था? फर्मी बोला था। क्या बोला था? फर्मी बोला था। ये एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। मतलब न्यूक्लियस जो होता है वो एटम से बहुत छोटा है। एटम का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस साइज बहुत छोटा हो जाता है। ठीक है, तो इस दूरी को क्या क्या कहते हैं? सन और अर्थ के बीच की दूरी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। याद करिए, मैंने पूरा निकालने का तरीका भी बताया था। 1 AU बराबर होता है लमसम 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है 1 AU। तो अर्थ, अर्थ के बाद पहले क्या आता है? वीनस। तो 1 AU से कम होगा, ये आया था 0.5। इधर आए थे तो 0.3। मार्स पे गए थे 1.5। अब इसके आगे नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप पहले लेक्चर सीरीज 1 देख लीजिएगा पूरा। तो निम्न में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य की दूरी को किसमें नापा जाता है? खगोलीय इकाई में नापते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, सूर्य से दूरी का क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? ये तो बहुत ही आसान है। सूर्य से दूरी के क्रम में, सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में आते हैं? मंगल और यूरेनस के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच, मार्स और यूरेनस के बीच में आते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है आपका मार्स और यहाँ है आपका यूरेनस। तो कौन सा है? जुपिटर और सैटर्न। तो याद, मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। अब इसके लिए ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक के लिए अब इस स्टडीयल क्वेश्चन के लिए ट्रिक थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक बात, इस स्टडीयल क्वेश्चन का ट्रिक नहीं बनाएंगे। जो कठिन क्वेश्चन होगा उसके लिए ट्रिक बनेगी, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके लिए कौन सा ट्रिक याद करके, ट्रिक
अब ट्रिक, इतनी सारी ट्रिक बना लो कि ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक की जरूरत पड़ जाए, क्या फायदा है इसे ट्रिक का भैया। ठीक है, मरकरी, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें क्या है, कौन से दो ग्रह मंगल और उसके बीच में आ रहे हैं, यूरेनस के बीच में आ रहे हैं, तो कौन कौन से आ गए आपके, जुपिटर और सैटर्न आ जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ये एनडीए का क्वेश्चन है। ठीक है, सुमेलित कीजिए, मैच करना है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है रोमन गॉड, यहाँ पर दिए हुए हैं आपके हेवनली बॉडी। जो भी ये हेवनली बॉडीज यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी ये नामकरण है, वो किसी ना किसी रोमन देवी देवता के नाम पर किया गया है। मैं इसको लिखवा देता हूँ आपको एक लाइन से। ठीक है बात। ठीक है चलिए, तो सबसे पहले आता है मरकरी, मर्क्यूरी। जैसे कुछ बच्चों ने कहा था कि थोड़ा सा बड़ा लिखिए, थोड़ा सा साफ लिखिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ बड़ा और साफ लिखने का बाबू। ठीक है, मरकरी को बोला जाता है गॉड ऑफ कॉमर्स, गॉड ऑफ कॉमर्स, ट्रैवल, या फिर ओरेटर, मतलब बोलने के लिए, कॉमर्स के लिए, जो व्यापार वाणिज्य होता है, उसके देवता कौन है, मरकरी है। ये कौन से गॉड की मैं बात बता रहा हूँ, रोमन गॉड। अभी मैं आपको ग्रीक गॉड भी लिखवा देता हूँ। ठीक है, ग्रीक गॉड भी पूछेगा तब भी आप बता दिए। मरकरी, ये जितने भी नामकरण आप देख रहे हो प्लेनेट के, वो सब किस पर हुए हैं, रोमन देवी देवता। तो मरकरी किसके देवता है, किसके किसके देव हैं, तो गॉड ऑफ कॉमर्स हैं, ट्रेवल हैं, और बोलने के लिए जो वक्तव्य होता है उसके देवता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका वीनस। अब वीनस अगर आप देखेंगे तो वीनस चमकदार है, सुंदर है, बहुत ज्यादा लगता है, तो इसको बोला जाता है गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी, गॉडेस भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे लव की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमेशा गॉडेस होता है कि माँ जो होती हैं वो इसी की देवी होती हैं, प्यार की और सुंदरता की देवी होती है। ठीक है बात। माँ से सुंदर कोई नहीं है, और माँ से ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं करेगा, तो गॉड ऑफ लव और ब्यूटी कौन है आप, वीनस है। ठीक है बात, वीनस है गॉड ऑफ लव और वो। ठीक है, फिर उसके बाद मार्स की बात करते हैं। मार्स की अगर आप बात करेंगे तो ये है, मार्स का रंग कैसा होता है, लाल। मार्स का रंग कैसा होता है, लाल होता है। अगर मार्स का रंग लाल है तो खून का रंग भी क्या होता है, लाल होता है। खून कब निकलता है, युद्ध में। तो मार्स क्या है, गॉड ऑफ वॉर। मार्स क्या है, गॉड ऑफ वॉर है। ठीक है, उसके बाद जुपिटर की मैं बात करता हूँ। जुपिटर, ये है किंग ऑफ गॉड, किंग ऑफ गॉड, ये देवताओं के राजा हैं। जुपिटर क्या है, देवताओं के, इन सब के राजा कौन है, जुपिटर है। इन सब के राजा कौन है, जितने भी देवी देवता आप देख रहे हो, उन सब के राजा कौन है, जुपिटर है। ठीक है बात। उसके बाद जुपिटर के बाद कौन आता है, सैटर्न। सैटर्न जो है, शनि जो है, वो है गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के देवता, गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के देवता है सैटर्न। ठीक है, यूरेनस, यूरेनस, ये है गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई, गॉड ऑफ स्काई मतलब आकाश के देवता हैं यूरेनस। ठीक है बात। उसके बाद आते हैं नेपच्यून। नेपच्यून, अच्छा, इसको देख लीजिए, जुपिटर का जो पैरेलल वर्जन ग्रीक में पढ़ता है, जैसे ये रोमन है ना, ये रोमन है, और ये क्या है आपका ग्रीक। तो जुपिटर के जो ग्रीक में आते हैं वो है आपके ज्यूस। कौन है, ज्यूस है। नेपच्यून की अगर आप बात करते हो तो ये है गॉड ऑफ सी, गॉड ऑफ सी, या फिर बोला जाता है इनको फ्रेश वाटर, नदियों नदियों के इन सब के देवता, गॉड ऑफ सागर महासागर, या फिर गॉड ऑफ फ्रेश वाटर ग्लेशियर, इन सब के देवता कौन हो जाएंगे, नेपच्यून हो जाते हैं। इनका जो पैरेलल ग्रीक में आता है ये है पोसाइडन। ठीक है बात, इसी के समतुल्य है पोसाइडन ग्रीक देवता में। फिर उसके बाद आपके आते हैं, नेपच्यून के बाद क्या है, प्लूटो, जो कि ड्वार्फ प्लेनेट है, लेकिन पहले उसको ग्रहों में रखा जाए तो प्लूटो भी है, जिसको हम यम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यम बोलते हैं। ये है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड। अब अंडरवर्ल्ड से दाऊद इब्राहिम मत समझ लीजिएगा। ठीक है बात। ठीक है, अंडरवर्ल्ड से मत समझ लीजिएगा वो मुंबई वाला अंडरवर्ल्ड माफिया, नहीं नहीं, अंडरवर्ल्ड मतलब क्या होता है, गॉड ऑफ डेथ, डेड, गॉड ऑफ डेथ। इसी के समतुल्य जो ग्रीक के देवता है उसको बोला जाता है हेडीज, हेडीज। ये तीन देवता हैं। पोसाइडन याद करिए, वो एक्वामैन मूवी वाला, और जियस याद करिए, थॉर वाला। ठीक है बात। और हेडीज याद करिएगा, हेडीज भी होते हैं जो आग वाग लेकर के चलते हैं, पताल में रहते हैं, हेडीज हो गया। उसके लिए सीरीज भी है लूसीफर। ठीक है बात, अमेजोन पर है। ठीक, ठीक है। हेडीज उसमें हेडीज की ही, ठीक है बात, तो वहां पर है। पोसाइडन हो गया, ज्यूस हो गया, और हेडीज हो गया। ठीक है बात। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो ये कुछ नाम है। अब यहाँ पर मैच करवाते हैं बाबू, मैच करवाते हैं। जैसे मरकरी की अगर आपने बात किया था, मरकरी क्या है, गॉड ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेवल है, और इसमें कहीं आ रहा है वाणिज्य, वक्तृत्व और शिल्प के देवता, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। मरकरी का क्या हो गया, ए का 2 हो गया।
ए का क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। प्लूटो की अगर आप बात करें तो ये तो डॉ प्लेनेट है, अब प्लेनेट है नहीं लेकिन प्रश्न है तो ठीक है। प्लूटो क्या है, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, बहुत बढ़िया, गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड या फिर डेथ के मिथ। बी का क्या हो गया, 2 हो गया, बी का क्या हो गया, 2 हो गया। सी की बात करते हैं, मार्स, मार्स क्या है, मार्स का रंग कैसा होता है, लाल होता है, लाल खून, खून किसमें, युद्ध में, तो युद्ध के देवता। सी का क्या हो गया, 4, सी का क्या हो गया 4, अरे दादा ई का किया मैंने। ए का 1, ए का 2 है, बी का क्या है 1 है, बी का क्या है 1 है। सी का क्या हो गया 4। नेपच्यून क्या हो गया, सागर के देवता, नेपच्यून क्या हो गया सागर के, वही पोसाइडन वाले, ठीक है। नेपच्यून ये रोमन है, ये कैसे देवता है, रोमन है, वो कैसे थे, आपके ग्रीक गॉड थे, ठीक है बात। अब यहाँ पे सागर के देवता गॉड ऑफ सी, तो डी क्या हो गया आपका 3, तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है डी, ये 2 1 4 3 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकाशगंगा के संदर्भ में सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग गैलेक्सीज। ये कुंडलीकृत मंदाकिनी है, ठीक है बात, हमारी जो मंदाकिनी है वो स्पाइरल है, ठीक है बात। पहली मंदाकिनी जो होती है वो इरेगुलर होती है, इसको बोलते हैं यंग गैलेक्सी, यंग गैलेक्सी। यंग गैलेक्सी जो होती है, यंग गैलेक्सी जो होती है उसमें हमेशा नए तारे रहेंगे, हमेशा नए तारे, एकदम नए तारे रहेंगे, और ओल्ड स्टार बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये जो स्पाइरल है ये सेकंड स्टेज होता है, इसको बोलते हैं मैच्योर गैलेक्सी, प्रौढ़ प्रौढ़ आकाशगंगा, मैच्योर गैलेक्सी। यहाँ पर नए तारे भी मिलते हैं और पुराने तारे मिलते हैं। इसके बाद आती है आपकी इलेप्टिकल गैलेक्सी या फिर सर्कुलर गैलेक्सी बोला जाता है, सर्कुलर या फिर इलेप्टिकल, ठीक है बात। ये ओल्ड गैलेक्सी, गैलेक्सी ओल्डेस्ट गैलेक्सी, यहाँ पर कोई भी नए तारे नहीं पाए जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड स्टार पाए जाएंगे, ठीक है बात। तो हमारी जो मंदाकिनी है वो कैसी है, स्पाइरल है, यह एक कुंडलीकृत मंदाक, बहुत बढ़िया। सौर प्रणाली इस कुंडलीकृत भुजाओं के एक भुजाओं में से किसी एक में स्थित है, ठीक है। ये भुजाएं हैं बहुत सारी, इसकी भुजाएं दिख रही हैं आपको, ये भुजाएं हैं इसकी बहुत सारी। अब इन भुजाओं में से किसी एक पे आपका सूरज और पूरे आपके जो सौर मंडल है वो एक साथ स्थित है, ये भी दोनों सही है। तो क्या देखना था हमें, इज आर करेक्ट, तो इसमें दोनों सही हैं, तो यहाँ हो गया 1 एंड 2, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश पर देखने पर उसकी चाक्षुष द्वितीय निर्धारित करता है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच हायर देन द एल्बिडो ऑफ अर्थ। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है। अब वही एल्बिडो, एल्बिडो मैंने आपको क्या बताया था, एल्बिडो क्या होता है, एल्बिडो बराबर या फिर प्रत्यावर्तन जिसको बोला जाता है, एल्बिडो क्या है, एल्बिडो क्या है, यहाँ पर एल्बिडो की जो हिंदी है ना बाबू वो प्रत्यावर्तन है, प्रत्यावर्तन है, गूगल को भी नहीं पता, ठीक है बात। एल्बिडो, एल्बिडो का क्या है, प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट अपॉन इंसिडेंट लाइट, जो आपके रिफ्लेक्टेड लाइट है अपॉन इंसिडेंट लाइट उसी को बोला जाता है एल्बिडो। अब ये एल्बिडो होता क्या है यहाँ पर देखेंगे, ये आपका एल्बिडो यहाँ पर है पूरा, सॉरी, ये देखिए एल्बिडो है यहाँ पर, जैसे मरकरी का एल्बिडो अगर देखेंगे तो 0.1 और 0.138 है। वीनस का अगर देखेंगे तो 0.9 है और 0.67 है। अर्थ का अगर देखेंगे तो 0.30 से लेकर के 0.36 है। इसको छोड़ दीजिएगा, बॉन्ड एल्बिडो छोड़ करके आप ये वाला देखिएगा, जियोमेट्रिक एल्बिडो देखिएगा। यहाँ पर जियोमेट्रिक एल्बिडो देखिए, विजुअल जियोमेट्रिक एल्बिडो यही वाला मेन होता है। जैसे पृथ्वी का एल्बिडो अगर पूछा जाता है तो अप्रोक्सीमेटली पृथ्वी का एल्बिडो जो होता है वो 35% का होता है, वही 35% क्या है, यही, ठीक है बात। 35% के लमसम आता है पृथ्वी का एल्बिडो। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहला, किसी पिंड का एल्बिडो प्रत्यावर्तित प्रकाश पर देखने पर उसे चाक्षुष द्वितीय निर्धारित करता है। एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द अपरेंट ब्राइटनेस व्हेन व्यूड इन रिफ्लेक्टेड लाइट, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्या है इसका, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्राइटनेस दिखाता है एल्बिडो, जितना रिफ्लेक्टेड लाइट की मात्रा ज्यादा होगी ये ज्यादा रहेगा, जितना ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर ज्यादा रहेगा, इंसिडेंट लाइट से जितना ज्यादा रहेगा उतना रिफ्लेक्ट होगा, उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट होगा उतना ज्यादा वो ब्राइट दिखेगा। बुध का एल्बिडो मतलब मरकरी का एल्बिडो जो है वो पृथ्वी से ज्यादा है, देख लेते हैं जल्दी से। मरकरी का जो एल्बिडो है वो कितना है आपका, 0.138 है। वहीं पर पृथ्वी का एल्बिडो कितना है, 0.35 के लमसम है, 0.367 है। तो अब ये देखेंगे तो इसमें क्या है, अब वीनस का एल्बिडो देखिए, अर्थ से ज्यादा है, इस वजह से अर्थ से वीनस सबसे ज्यादा चमकता है। उसके बाद मून का देखिएगा, मून का एल्बिडो बहुत कम है, परंतु नजदीक होने के कारण ये चमकता है। मार्स का देखिए कितना है, 0.15 है। इसी बात मैं जुपिटर का बताया था, 0.52 है। इसलिए आप पृथ्वी को देखिए, पृथ्वी के बाद पृथ्वी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा चमकेगी, जिसका एल्बिडो ज्यादा होगा, 0.67। उसके बाद क्या चमकता है आपका, मून, क्योंकि नजदीक बहुत ज्यादा है। उसके बाद क्या मार्स चमकेगा, नहीं, मार्स का एल्बिडो जो है वो बहुत कम है, किसके तुलना में, जुपिटर की तुलना में। इसलिए हमारे पास कौन सा सबसे ज्यादा चमकीला हो जाता है, आपका जुपिटर हो जाता है, ठीक है बात। उसका सैटर्न भी है। ये जितने आप देख रहे हैं ना,
आपने वो सुना होगा, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभु सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वेग्रह सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। अब ये जो आप देख रहे हो, इसमें जितने भी ग्रह दिए हुए हैं कौन से हैं? आपके सारे दिए हुए, कहां से कहां तक? मरकरी दिया हुआ है, वीनस दिया हुआ है, अर्थ दिया हुआ है, मून के बारे में बताया गया है, मार्स के बारे में, जुपिटर के बारे में, सैटर्न के बारे में। तो जो नेकेड आई से आप जो ग्रह देख सकते हो ना, वो कहां तक देख सकते हो आप? सैटर्न। तो अगर आपसे पूछे नेकेड आई से आप कितने ग्रह देख सकते हो, तो अगर आपसे पूछे नेकेड आई से कितने ग्रह देख सकते हो, नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देखा जा सकता है? तो मरकरी देख सकते हैं, वीनस देख सकते हैं, अर्थ देख सकते हैं, और देख सकते हैं, फिर उसके बाद मार्स है, उसके बाद जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है। हम कहां पर खड़े हैं बाबू? हम अर्थ पर खड़े हैं। तो अर्थ पर खड़े होकर के क्या अर्थ को देख पाओगे बाबू? मैंने क्या पूछा है, पृथ्वी से आप कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देख सकते हो? पृथ्वी पर रहकर के पृथ्वी को देख पाओगे? तो कहोगे नहीं, पृथ्वी नहीं देख पाएंगे। हम कितने ग्रहों को देखेंगे? 5। कितने ग्रहों को देखेंगे? 5। अर्थ को देखना रहेगा तो तुमको मार्स पर जाना पड़ेगा। ठीक है बात? तो यहां पर क्या है, आप पृथ्वी से नंगी आंखों से कितनी ग्रहों को देख सकते हो? तो आप कितने ग्रहों को देख सकते हो? 5, और एक तारा देख सकते हो, सन। ठीक है बात? तो ये जो मैंने आपको श्लोक बताया उसमें सारे ग्रह आ जाते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशिभूम सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवंतु। तो इसमें सर्वे जितने भी ग्रह हैं उन सबकी शांति की बात की गई है यहाँ पर। तो ये सारे यहाँ पर दिखते हैं। बहुत बढ़िया बात हो गई। तो सैटर्न है, उसके बाद कौन सा दिखता है? सैटर्न दिखता है। उसके बाद देखिए सबकी एल्बिडो बहुत कम हो जाती है। यूरेनस और नेपच्यून की एल्बिडो तो ज्यादा है, परंतु दूरी इतनी ज्यादा हो जाती है जिसकी वजह से हमें दिख नहीं पाते हैं। चलो, अब बुध का एल्बिडो जो है वो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ये गलत हो गया। ठीक है बात? तो इसमें कौन सा क्या देखना था हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? करेक्ट देखना है तो ओनली वन, एक ही सही है, बाकी दूसरा गलत है। ये तो गलत ही हो जाएगा, ना इधर वन और टू। ये एक तो सही है पहला वाला, क्योंकि उसके चमक को दिखाता है एल्बिडो जो है। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आए, ये नहीं, ये नहीं। ठीक है, गलत हो गया है प्रिंट। ठीक है, जैसे आपके आर्ट एंड कल्चर के भी मैं पीपीटी बना रहा हूँ, जियोलॉजी के भी पीपीटी बन रहे हैं, हिस्ट्री के भी पीपीटी बना रहा हूँ, इकोनॉमिक्स के पीपीटी बना रहा हूँ। तो सबके एक साथ चल रहे हैं पीपीटी। जब जैसे जैसे आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत ही मैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाना आपको शुरू कर दूंगा। हिस्ट्री के साथ साथ आपके क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराना शुरू कर दूंगा। तो बहुत सारे काम एक साथ लगे हुए हैं, प्लस ऐप अभी फॉर्मेशन में है, ऐप के लिए लगा हुआ हूँ, वो बन जाएगा आपके सामने। तो ऑनलाइन क्लासेस भी आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएंगी, लाइव क्लासेस आपको पढ़ाऊंगा मैं। ये बहुत सारे काम रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक अभी इग्नोर करिएगा। जैसे सारी चीजें नॉर्मलाइज होंगी, ऐसी भी मिस्टेक आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इन विच ऑफ इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज ड्राई प्लेन कॉल्ड मारिया फाउंड? अब मारिया से वाला गाना मत समझ लीजिएगा, सलमान खान वाला नहीं। मारिया क्या है? मारिया मैंने बता रखा है, बस नाम यहाँ पर अलग है, ये है मारिया। ठीक है बात? चाहे मारिया बोलिए, चाहे उसको मेयर बोलिए, चाहे आप सी बोलिए, ये सब क्या है? ये सब बेसाल्टिक लावा या फिर वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार से निकले हुए आपके डीप पॉइंट्स हैं, बेसाल्टिक लावा से बने हुए एक निचले हिस्से हैं पृथ्वी और मून के। तो उन्हीं को या फिर मारिया बोला जाता है, मेयर बोला जाता है, या फिर सी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें आपको बताया था मैंने। अब मारिया हो, मेयर हो, या फिर सी हो, ये सब कहाँ पर है? आपके सन पर पाए जाते हैं। जैसे सी ऑफ सेरेनिटी है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी है, सी ऑफ क्राइसिस है, सी ऑफ फर्टिलिटी है, सी ऑफ नेक्टर है, सी ऑफ वेपर है, सी ऑफ आइलैंड्स है, सी ऑफ क्लाउड है, सी ऑफ मॉइस्चर है, सी दैट बिकेम नोन। फिर उसके बाद ओशंस ऑफ स्टार्म है यहाँ पर। फिर उसके बाद सी ऑफ शावर्स है, सी ऑफ कोल्ड है, पर प्लस कुछ क्रेटर्स हैं, कुछ गर्त हैं यहाँ पर। जैसे प्लेटो नाम का क्रेटर है, कॉपरनिकस नाम का क्रेटर है, अरिस्ट्रैकस नाम का क्रेटर है, केपलर नाम का क्रेटर है, ग्रिमाल्डी नाम का क्रेटर है, बाइग्रेस नाम का क्रेटर है। ये सारे आपके बड़े बड़े विद्वान हैं, उनके नाम पर ये सारे क्रेटर का नाम रखा गया है। टाइको नाम का क्रेटर है, स्टेवनेस नाम का क्रेटर है, लैंग्रेनस नाम का क्रेटर है। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके मून पर पाए जाते हैं। याद मत करिएगा, मेयर हो, मारिया हो, सी हो, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, सी ऑफ सेरेनिटी, सी ऑफ कोल्ड, सी ऑफ शावर, सी ऑफ वेपर। पूछे किस खगोलीय पिंड में? मून। क्या पूछा जाता है? मून। मेयर, मेयर बोले, मारिया बोले, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सब प्लेन्स हैं। मेयर बोलो या फिर मारिया बोलो, ये सब क्या है? प्लेन्स है। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके
वो क्या कहते हैं, आपके मून पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जली ड्राई ड्राई प्लेन कॉल्ड मारिया फाउंड? तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके मून पर। कहाँ पर पाए जाते हैं? मून पर। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, सारे मिलेंगे आपको। इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना आप लोगों को कि आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारी चीजें हो जाएंगी आपकी क्लियर। निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम शूटिंग स्टार है? एंड द नेम ऑफ फॉलोइंग इज शूटिंग स्टार। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क करके आप मुझे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, ये जरूर मुझे बताइएगा। कहने तो नहीं आता मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है बात। अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको लगती है तो आप बिल्कुल मेरे टेलीग्राम चैनल नवनीत सर जीएस पर आकर के मुझसे जुड़ सकते हैं। जुड़ करके वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। डाउट पूछ करके आप कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सजेशन दीजिए, मैं उसमें सुधार करूंगा। ये आप ही लोगों के लिए क्लास है, आप ही के लिए क्लास है, आप ही लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। इसके साथ आपसे अभी विदा लेना चाहता हूँ। अगले अगले सीरीज के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। गुड नाइट।